हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यूपीएससी एमसीडी के अंदर मेडिकल ऑफिसर के जो फॉर्म निकले थे उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं 2-4 महीने में। तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग सुश्रुत संहिता की हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से। रक्त विश्रावण का परम सुकुमार तरीका जो है जलोका को बताया गया है। विषाक्त जलोका से दष्ट होने पर देय औषध का नाम है महागत। ये पूछा जाता है कई बारी। जलोका का भोजन है वल्लूर, शैवाल और कशेरुक। जलोका को रखने वाले जल को 3-3 दिन में और घट को 7 दिन में के अंतर पे बदल देना चाहिए। यानी जल को 3 दिन में बदलना और घड़े को 7 दिन में बदलना है, ये ध्यान रखना है। जलोका के गलानी निहरण के लिए सरसों प्लस हल्दी का लेप करना है, ठीक है। जलोका को चिपकाने के लिए रक्त और दूध का प्रयोग करना है। जलोका को जब अगर लगाना है कहीं पे तो उसके लिए रक्त और दूध की कुछ बूंदें वहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद जलोका वहाँ पे लगेगा। और जलोका के अगर ग्लानी हो गई है, जलोका जो है वो लग नहीं रही है, तो सरसों और हल्दी का लेप लगा देते हैं। और जलोका को हटाने के लिए, जब जलोका मान लीजिए लग गया है और वो हट ही नहीं रहा है स्थान से, तो उसमें सेंधव नमक थोड़ा सा छिड़केंगे। जलोका जन्य व्रण पर लेप, जलोका लगाने के बाद जो व्रण उत्पन्न होता है उस पर हम लगाएंगे सत्सोदघृत का लेप। जलोका के वमन के लिए प्रयुक्त जो द्रव्य है वह सेंधव प्लस तेल, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, जलोका को हटाने के लिए सेंधव का प्रयोग करेंगे और वमन के लिए सेंधव प्लस तेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है सुश्रुत के अनुसार रस का स्थान हृदय होता है, यह प्रकृति में सौम्य होता है एवं रस का रंजन यकृत प्लीहा में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सुश्रुत के अनुसार रस का स्थान हृदय है और ये सौम्य होता है और इसका रंजन जो है यकृत प्लीहा में होता है, ठीक है। रस की गति है ऊर्ध्वगति, अधोगति और तीर्य गति। ऊर्ध्वगति जो है अर्ची के समान यानी अग्नि के समान होती है, अधोगति यानी जल के समान होती है, तीर्य गति शब्द के समान होती है। आगे देखते हैं, रक्त मोक्षण का निषेध जो है पांडु वर्ष, उदर और गर्भिणी में बताया गया है। रक्त मोक्षण से पूर्व यवागुपान का निर्देश है, ठीक है। तो रक्त मोक्षण से पूर्व यवागुपान है और इससे पहले हम किस वीडियो में देख चुके हैं कि पिछले अन्न का पान किस में करना है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है कि यवागु का पान जो है रक्त मोक्षण में करना है, अग्निकर्म से पहले पिछले अन्न का पान करना है, ठीक है। उसके बाद रक्त अति प्रवृत्ति में करने योग्य कर्म जो है, रक्त की ज़्यादा प्रवृत्ति हो रही है तो उसमें कषाय द्रव्य द्वारा का प्रयोग करेंगे। अन्य शिरा का वेधन कर सकते हैं, क्षारकर्म, अग्निकर्म और रक्तपान कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, रक्त मोक्षण के उपरांत दे आहार। रक्त मोक्षण के बाद कैसा आहार देना चाहिए? नाति उष्ण होना चाहिए, नाति शीत होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, ईषद अम्लयुक्त या अम्ल रहित होना चाहिए, ठीक है। रक्त स्राव को रोकने के साधन का रक्त स्राव रोधन के उपाय का क्रम, यानी बहुत ज़्यादा रक्त स्राव हो रहा है तो क्या क्या करेंगे हम उसमें? तो 4 चीज़ बता देंगे इसमें, स्कंदन, संधान, पाचन, दहन, ठीक है। तो सबसे पहले स्कंदन करेंगे, फिर उसके बाद संधान करेंगे, फिर पाचन करेंगे, फिर दहन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रक्त स्राव से होने वाली पीड़ा में मंदोष्ण घृत का परिषेक का विधान है, ठीक है। तो मंदोष्ण घृत से परिषेक करेंगे रक्त अवरोध से होने वाली पीड़ा में, ठीक है। उसके बाद पूर्ण कर्म वायु और कफ दोनों का बताया गया है, ठीक है। तो पूर्ण कर्म जो है वो वायु और कफ दोनों में ही है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें वायु कफ दोनों आंसर होंगे, ठीक है। उसके बाद है धातु और उसके कर्म। रस का जो कर्म है वो तुष्टि और प्रीणन है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको विशेष रूप से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। रस का जो कर्म है तुष्टि प्रीणन है। रक्त का जो कर्म है वो वर्ण प्रसादन है, वर्ण का प्रसादन करता है रक्त। मांस का कार्य जो है पुष्टि है। मेद का जो कार्य है स्नेह, स्वेद और दृढ़ता प्रदान करना है, ठीक है जी। अस्थि का जो कार्य है वो शरीर का धारण करना है। मज्जा का जो कार्य है वो है प्रीति, स्नेह और बल का धारण करना है, ठीक है। शरीर का धारण जो अस्थि का काम है और बल का धारण करना मज्जा का काम है। शुक्र का जो कार्य है वो धैर्य, चेवन, हर्ष और बीज का कारण, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है। पुरुष का जो कार्य है वो स्तंभन, वायु और अग्नि का धारण करना है। बस्ती का जो कर्म है वह पूरण और क्लेद करना। स्वेद का जो कर्म है वो क्लेद और सुकुमारता है। आर्दव का जो कर्म है वो गर्भ का लक्षण उत्पन्न, गर्भकृत यानी गर्भ को उत्पन्न करना। और गर्भ जो है उसका लक्षण है गर्भ लक्षण कृत, जो गर्भ के लक्षण होते हैं उसमें उसका काम है गर्भ का। स्तन्य जो है उसमें है स्तन्योर पिनत्वम जनयति। स्तन्य का जो कार्य है वो स्तन्य का उत्पादन करना, मतलब दुग्ध का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद है विभिन्न क्षय के लक्षण। क्षय के लक्षण जो है पुरुष क्षय के अंदर पुरुष क्षय, मल क्षय में हृत पार्श्व पीड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। मूत्र क्षय में बस्ती तोद होगा। श्वेत क्षय में स्पर्श वेगुण्य और स्वेद नाश होगा, ठीक है। श्वेत क्षय में स्पर्श वेगुण्य और स्वेद नाश होगा। गर्भ क्षय में गर्भ स्पंदन और गर्भ का नहीं बढ़ना, ठीक है। और चिकित्सा स्थान में 8वें मास में क्षीर, बस्ती और मेद्यान का प्रयोग बताया हुआ है, ठीक है, गर्भाशय के अंदर। चलिए उसके बाद है धातु वृद्धि के लक्षण। रस वृद्धि में हृदय उत्क्लेद होगा। रक्त वृद्धि में शिरापूर्णता, ठीक है। तो शिरापूर्णता होगी रक्त वृद्धि में। मेद वृद्धि के अंदर काश और श्वास होगा। मज्जा वृद्धि में सर्वांग नेत्र गोरा होगा। शुक्र वृद्धि में शुक्र अस्मरी होगा। पुरुष वृद्धि के अंदर आटोक और शूल होगा, ठीक है। मूत्र वृद्धि के अंदर बस्तितोद और आधमान होगा, ठीक है। तो बस्तितोद और आधमान जो है मूत्र वृद्धि के अंदर हो रहा है और मूत्र क्षय के अंदर भी बस्तितोद होता है। मूत्र क्षय मूत्र वृद्धि दोनों के अंदर बस्तितोद हो रहा है, ये ध्यान रखना है। लेकिन बस्तितोद के साथ आधमान होगा तो मूत्र वृद्धि होगा। श्वेत वृद्धि के अंदर दुर्गंध और कंडू हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें।
आगे देखें हम गर्भ वृद्धि। गर्भ वृद्धि में जो है वो लक्षण है जठर अभिवृद्धि स्वेद चा, यानी बस्ती तो मूत्र बस्ती जठर की अभिवृद्धि होगी और स्वेद आएगा। गर्भ वृद्धि के अंदर जो पेट जो है वो बाहर निकल जाएगा और स्वेद की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। अच्छा, बस्ती तो जो है मूत्र और मूत्र वृद्धि दोनों का लक्षण है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओज के गुणों में स्थिर और सर दोनों गुण बताए गए हैं। ओज को प्राणायतन उत्तमम कहा गया है। इस ओज का जो गुण है वो स्थिर भी है और सर भी है, यानी स्थिर भी है माने एक जगह टिका भी रहेगा और सर मतलब पूरे मतलब हर जगह भागता रहेगा। तो स्थिर सर दोनों गुण जो है ओज के बताएं, ये ध्यान रखना है। स्थिर और सर दोनों विपरीत गुण है, वो ओज में बताए गए हैं, ठीक है। ओज को प्राणायतन उत्तमम कहा है। प्राणायतन के लिए सबसे उत्तम स्थान बोला गया है ओज को, ठीक है जी। आगे देखिए ओज की विकृति जो है, ओज की विकृति 3 बताइए, विशंस, व्यापद और क्षय, ठीक है। विशंस जो है उसका क्या लक्षण, विश्लेष साधो गात्राम दोषा विशंसन श्रमा प्राचुर्य क्रियाणाम च बल विशंस लक्षणम, ये विशंस का लक्षण है। व्यापक का लक्षण गुरुत्वम स्तब्ध अंगेषु गलानी वर्णस्य भेदनम तंद्रा निंद्रा वात शोफो बल व्यापदी लक्षणम। क्षय का जो लक्षण है मूर्छामाशय मोह प्रलाप अज्ञानम एवचा, ठीक है। तो ये जो है इसमें 3 चीज पूछी जाती है कि ओज की विकृति कितनी होती है, विशंस, व्यापद और क्षय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्षय के लक्षण मेनली ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बाकी आप देख सकते हैं। स्थूल्य की जो चिकित्सा है वो बताई गई, रुक्षण, छेदनीय पदार्थ और लेखन बस्ती। अगर कोई व्यक्ति ओबेसिटी है तो उसमें क्या चिकित्सा करेंगे, रुक्षण देंगे, छेदन पदार्थ और लेखन बस्ती करेंगे, ठीक है। कार्च की जो चिकित्सा बताई हुई है ब्रीहण बस्ती और व्यायाम। यव का प्रयोग स्थल और कार्च दोनों में निर्दिष्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई कि यव जो है दोनों में देना है, स्थूल्य में भी और कार्च में भी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कर्णवेदन, कर्णवेदन जो है उसका प्रयोग जो है रक्षा और भूषण निमित्त के लिए करते हैं। आरा या सुई से वेदन करते हैं। लड़की के वाम कर्ण और लड़के के दक्षिण कर्ण का वेदन करते हैं, यानी फीमेल के लेफ्ट में और मेल के राइट ईयर लोब में पियर्स करेंगे, ठीक है। योग वेधन पर तिल्ली के आम तेल से परिशेष करते हैं और 3-3 दिन पर वर्धनकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम हीनकर्ण, वल्लीकर्ण, यष्टिकर्ण, संक्षिप्त और काकोष्ठ ये असाध्य माने गए हैं। तो टोटल जो है ये 15 प्रकार के इसके बताए गए हैं कर्णवेदन, जिसमें से 5 जो है वो असाध्य हैं। वो कौन कौन से हैं, हीनकर्ण, वल्लीकर्ण, यष्टिकर्ण, संक्षिप्त और काकोष्ठ, ये ध्यान रखना, ठीक है। कर्णपाली का अभाव होने पर आहार्य बंध बांधते हैं, ठीक है। कर्णपाली अगर नहीं है तो कौन सा बंध बांधेंगे, आहार्य बंध। कर्ण के अपांग पर प्रच्छान करते हैं, बाह्य भाग पर प्रच्छान करने से दृष्टिनाश हो सकता है, ठीक है। अगर अपांग के कर्ण के अपांग पर प्रच्छान करना चाहिए और बाह्य भाग पर प्रच्छान करने से दृष्टिनाश होती है। इसका मतलब ये कि जो अपांग जो ये अपनी मर्म है, जो कान बोल रहा हूँ, नाक, वो ईयर है, वो सॉरी आई जो है, आई के लेटरल साइड जो वो होता है लेटरल कैंथस है, उस वाले एरिया के पास हमें छेदन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उससे दृष्टिनाश हो जाएगा भाई, वो मर्म स्थान है। नासा संतान के पश्चात विरेचन और अवपीर्ण नस्य का विधान बताया है, ठीक है। नासा संतान यानी नेजल रिकंस्ट्रक्शन, किसी का नाक कट गया तो नाक कटने के मतलब उसको हम नेजल संतान का मतलब नेजल ट्रांसप्लांट, ये इस समय यही जो चैप्टर इसके अंदर ही बताया हुआ है ट्रांसप्लांट के बारे में, जो कि आयुर्वेद में पहले से बताया हुआ है। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम तैयारी करते हैं। उसमें यह है कि नासा संतान यानी नासा संतान के बाद विरेचन और अवपीड़क का विधान बताया, ठीक है। शोफ के जो भेद है वो 6 बताए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातक, रक्तज और आगंतुज, ठीक है जी। अन्य भेद जो है वो 3 है। अब आम शोफ के बारे में देखते हैं। आम शोफ के जो लक्षण है वो है मंदोष्मा, त्वक्षणता, शीतशोकता और मंद वेदना, ठीक है, ये ध्यान रखना। आम शोफ का क्या लक्षण है, मंदोष्मता, त्वक्षणता, शीतशोकता और मंद वेदना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पच्यमान शोफ का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आम शोफ का भी आ सकता है। पच्यमान शोफ का क्या लक्षण, सुप्ति भीरम निस्तुद्यते, सस्तर्ण विदंत, दहते पच्यते इव च अग्निशारा, वृश्चिक विद्वत पीड़ा, स्थान आसन शयनेषु न शांति, ठीक है। अधमान बस्ती इव भक्त अरुचि, ये हो गया पच्यमान शोक का लक्षण। पक्व शोक का क्या लक्षण है, वेदना, उपशांति, पांडुता, वल्ली प्रादुर्भाव, भक्ति, अभिकांक्षा, ठीक है। कफज पक्व शोफ के लक्षण जो है, कफज पक्व जो शोफ का लक्षण जो होता है आम शोफवत होता है, ठीक है। त्वक्षणता, शीतशोकता और अश्मवत घनता। कफज पक्व शोथ में जो है एक चीज एक्स्ट्रा है, अश्मवत घनता, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। बाकी इसके सारे लक्षण जो आम शोफ के समान है। तस्कर वृत्ति जो है ये वैद्य जिसे आम और पच्यमान जो वर्ण है उसका कोई ज्ञान नहीं होता है। सौपच जो है जिसको कहते हैं वो जो आम शोफ को चीर देता है, जो आम शोफ को चीर देगा तो वो सौपच कहेंगे उस वैद्य को, और तस्कर वो है जिसको आम और पच्यमान का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आम शोफ का भेदन करने से क्षतज विद्रति हो सकती है। आम शोफ का अगर भेदन करेंगे तो उसमें क्षतज विद्रति हो सकती है, और पक्व शोफ का भेदन ना करेंगे तो वो नाड़ी के रूप में बदल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी के आगे की पढ़ाई के लिए हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।